Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 2 of class 12th Political Science, and the name of chapter is Contemporary Centers of Power. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम यूरोपियन यूनियन या राइज ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस वो सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे और कैसे यूरोपियन यूनियन दुनिया में एक सुपर पावर के रूप में उभर के सामने आई है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. So let us start. European Union formation. After the end of World War II, the question of Europe came into front. जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ 1945 में तो दुनिया के सामने यही प्रश्न आया कि अब कोई एक ऐसी संस्था, क्योंकि देखो एक तरफ तो यूएसए हेजीमनी बनती जा रही थी और यूएसए सुपर पावर होने का क्लेम कर रहा था, और दूसरी तरफ यूरोप को अपना डेवलपमेंट भी शुरू करना था. क्यों? क्योंकि यूरोप के देश डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में थे वर्ल्ड वॉर टू में. तो ज़रूरत क्या थी? यूरोप के डेवलपमेंट की. तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ. आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू द क्वेश्चन ऑफ यूरोप केम इनटू फ्रंट. ठीक है, यूरोप का सवाल सामने आया कि अब कैसे यूरोप का विकास शुरू करें. शुड यूरोप बी अलाउड टू रिवर्ट टू इट्स ओल्ड राइवलरीज और बी कंस्ट्रक्टेड विद अ पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. या तो एक ऑप्शन ये है कि भाई यूरोप को ऐसे ही छोड़ दो, वो खुद अपना विकास शुरू कर लेगा, या फिर दूसरा ये था यूरोप का विकास दोबारा से किया जाए, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में किया जाए और यूरोप का अस्तित्व दुनिया के स्तर पे बढ़ाया जाए. In 1945, the European Union states confronted the ruin of the economies and the destructions of the assumptions and structure on which Europe had been founded. तो 1945 में यूरोपियन जो स्टेट्स थे उन्होंने जो यूरोप की व्यवस्था थी वो सब ख़त्म कर दी गई. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान या जो बर्बन डायनेस्टी वो सब चीज़ें जो या ओटोमन एम्पायर ने जो चीज़ें स्थापित की थी वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई. पुराने नियम कानून ख़त्म कर दिए गए. America extended massive financial help for reviving Europe's economy under what called Marshall Plan. अब ये मार्शल प्लान इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम की नज़र से इससे पूछ सकता है. इसमें क्या था कि अमेरिका ने मदद करने के लिए हेल्प करी किसकी? यूरोप की, और उनको फंड्स प्रोवाइड कराए कि आपका डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जा सके. ठीक है. अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, रिमेंबर दिस, मार्शल प्लान के तहत ये संगठन बना यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन. वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1948 टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट, ताकि मार्शल प्लान के तहत अमेरिका जो फंडिंग कर रहा था वो वेस्ट यूरोपियन जो देश हैं वेस्ट यूरोप में उनको भी फंडिंग क्या की जा सके, पहुँचाई जा सके. OEEC is a forum where the Western European state began to cooperate on trade and economic issue. अब ये जो फोरम बना था इसके अंदर जो यूरोपियन देश थे वो आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार पे और आर्थिक जो प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे. द काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश्ड इन 1949, अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो यूरोपियन काउंसिल थी ना ये 1949 में स्थापित हुई थी. वाज अनदर स्टेप, ये भी इसलिए किया गया था ताकि जो यूरोप के देश हैं उनके बीच में पॉलिटिकल कोऑपरेशन क्या हो सके, बढ़ सके. आर्थिक कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए तो यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बन गया, अब पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी तो बढ़ाना ना, तो काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश किया गया. फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री, और जो यूरोप के कैपिटलिस्ट देश थे उनको मर्ज करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए क्या बनाया गया? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई 1957 में. दिस प्रोसेस एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, और यही वो समय था जब यूरोपियन पार्लियामेंट का भी गठन हुआ. क्योंकि देखो यूरोप अब जो है वो अपना डेवलपमेंट बढ़ा रहा था. अब डेवलपमेंट वो बढ़ा रहा था तो उसको ऐसी संगठनों की ज़रूरत थी या ऐसी व्यवस्थाओं की ज़रूरत थी जिसके तहत वो अपनी विकास की गति को क्या कर सके, सुनिश्चित कर सके. अभी हमने देखा उन्होंने आर्थिक संगठन के लिए इकोनॉमिक कॉरपोरेशन वो बनाया, या फिर पॉलिटिकल के लिए काउंसिल बनाई, और अब जो कैपिटलिस्ट देश थे उनको इंटीग्रेट करने के लिए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई. क्योंकि जब डेवलपमेंट की बात आती है, ओवरऑल डेवलपमेंट या मैक्रो मॉडल की बात आती है, तो विस्तार जो होता है, विकास का स्तर जो होता है वो बड़ा करना पड़ता है. आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक, अब याद रखना सोवियत यूनियन कब टूटा? 1991 में. यूरोपियन यूनियन बना 1992 में.
ठीक है। सोवियत यूनियन 14+1 और रशिया को सोवियत यूनियन का सक्सेसर कहा जाता है, ये भी याद रखना। द फाउंडेशन वाज दस लेड फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इस यूरोपियन यूनियन का मेन मोटो क्या था कि कॉमन फॉरेन, एक दूसरे जो यूरोप के देश हैं एक दूसरे के मामलों में हेल्प करेंगे, सिक्योरिटी इश्यूज पे हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, न्याय पे, होम अफेयर्स में, या फिर एक और यूरोप के लिए, पूरे यूरोप के लिए सिंगल करेंसी का क्रिएशन भी इसी में था। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि देखो जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, आसियान समूह बनाया गया, या फिर सार्क के हम मेंबर हैं, ठीक है, या फिर अगर हम उसकी बात करें, क्या नाम, ब्रिक्स के हम मेंबर हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो जितने भी ये संगठन बनाए जाते हैं मेनली ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि डेवलपमेंट क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके और उसकी स्पीड बढ़ाई जा सके। द यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राई टू एक्सपेंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, और फिर धीरे धीरे कोऑपरेशन के एरियाज जहाँ पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना था वो भी बढ़ाए गए, वाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स, ताकि जब नए मेंबर्स इसमें और जोड़े गए तो यूरोपियन यूनियन का दायरा क्या होता गया, बढ़ता गया, स्पेशली फ्रॉम द अर्स्टवाइल सोवियत ब्लॉक, और जनरली उन देशों को इसमें मिलाया गया जो सोवियत यूनियन से निकले थे 14 देश, उनको इनका मतलब मेनली उनको इनका मेंबर बनाया गया। क्यों? क्योंकि उनको भी डेवलपमेंट की ज़रूरत थी और इनको भी अपना एरिया बढ़ाना था। द यूरोपियन यूनियन हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस, ये चारों थे। द यूरोपियन यूनियन इज़ द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी। अभी ये बात इंपॉर्टेंट है, यूएसए के बाद दुनिया में यूरोपियन यूनियन का जीडीपी सबसे ज़्यादा है। यूरोपियन यूनियन देशों का ग्रुप है और वैसे देखोगे तो चाइना का जीडीपी सबसे ज़्यादा है यूएसए के बाद। तो द ईयू इज़ द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी विद द जीडीपी इन 2016, नेक्स्ट टू दैट ऑफ द यूएसए के बाद, ठीक है। इट्स शेयर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज़ मच लार्जर देन ऑफ द यूएसए, यूएसए के बाद इसका दुनिया के व्यापार में भी बहुत ज़्यादा बड़ा शेयर है, अलाउइंग इट टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट्स विद यूएस एंड चाइना, और इसका महत्व भी बढ़ जाता है यूएसए और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसमें यूएसए चाइना से आगे निकलना चाहता है व्यापार, प्रोडक्शन में और उसकी सेल में। तो बेसिक ज़रूरत क्या है कि यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के सामने आ रहा है। इट आल्सो फंक्शंस एज एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज डब्ल्यूटीओ, और डब्ल्यूटीओ में भी यूरोपियन यूनियन एक अच्छा खासा रेस्पेक्ट और अच्छा खासा अस्तित्व रखता है। वन मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन फ्रांस होल्ड परमानेंट, और एक, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर हैं, ठीक है, उन 5 में से एक मेंबर फ्रांस है, ठीक है ना। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन है? यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस एंड रशिया। तो देखो फ्रांस यूरोपियन यूनियन का एक अकेला ऐसा मेंबर है। अब देखो ब्रिटेन भी था, पर ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ अब हम क्या कहेंगे, एक है। कौन है वो? फ्रांस। पहले क्या कहा जाता था कि 2 देश इसके मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, ब्रिटेन और फ्रांस, पर अब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दी ना, तो फिर इसलिए अब कौन अकेला रह गया यूरोपियन यूनियन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर? सिर्फ फ्रांस। मिलिट्री, द यूरोपियन यूनियंस कंबाइंड आर्म फोर्सेस, इन्होंने अपनी एक मिलिट्री भी बना रखी है और यूएसए के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है ये मिलिट्री, तो ये एक अच्छी चीज़ है। वन यूरोपियन यूनियन मेंबर फ्रांस आल्सो हैज़ न्यूक्लियर आर्सनेस, और इसके पास यूरोपियन यूनियन में पहले तो ब्रिटेन भी था, पर अब ये ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का ये मेंबर है। कन्फ्लिक्ट्स इन यूरोपियन यूनियन, अब विवाद भी होते हैं, जैसे इन मैनी एरियाज मेंबर स्टेट्स हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशन, कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं उनके अपने आपस के जो सॉर्ट आउट हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो खुद सॉर्ट आउट करते हैं, जैसे डिफेंस पॉलिसीज़ वो अक्सर अपनी खुद बनाते हैं। जर्मनी एंड फ्रांस वर नॉट पार्ट ऑफ द कोएलिशन ऑफ द विलिंग अगेंस्ट इराक, अब यूरोपियन यूनियन इराक के उसमें था, अगेंस्ट में था, पर जर्मनी और फ्रांस नहीं चाहते थे ये चीज़ कि यूरोपियन यूनियन इराक के अगेंस्ट जाए। देयर इज़ अ डीप सीटेड यूरो स्केप्टिसिज्म, डेनमार्क एंड स्वीडन हैव रेजिस्टेड द अडोप्शन ऑफ अ कॉमन करेंसी, ठीक है। तो इन अब जैसे यूरोपियन यूनियन की एक कॉमन करेंसी है यूरो, अब ये 2 देश इस बात से मना कर रहे थे, अब दोनों मेंबर हैं उसके। फाइनली यूके बिकम द ओनली सॉवरन कंट्री, और अंत में यूके एक ऐसा देश है
जिसने यूरोपियन यूनियन को क्या करा है, छोड़ दिया है। ठीक है, फाइनली यूके बिकम द ओनली सॉवरेन कंट्री टू हैव लेफ्ट द EU। नाउ लेट अस सी अबाउट आसियान, वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशन है, ठीक है, उनका ये ग्रुप है। उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए 5 मेंबर्स ने इन्हें मिल के बनाया था 1967 में, और ये इसका फ्लैग है आसियान का। ठीक है, ये मेंबर्स कौन कौन से हैं अब इसमें आप याद रखना, MISTP, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एंड थाईलैंड। ठीक है, ये शब्द आप याद रखना। ऐसे भी याद रख सकते हैं टिप्स, TIPS और M। ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे साल बीते, ब्राउनी, दरुसलम, वियतनाम, लाओ, PTR, म्यांमार, कंबोडिया, इन देशों ने भी आसियान को ज्वाइन किया है। बेसिकली जो साउथ एशियन देश हैं वो आसियान के मेंबर हैं। अब आसियान बनाया क्यों गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। कि इसलिए बनाया गया था ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित की जा सके, आसियान देश जो हैं उनकी, और सामाजिक प्रोग्राम भी चलाया जा सके और कल्चरल डेवलपमेंट भी किया जा सके। टू प्रमोट रीजनल पीस, शांति बनाई जा सके इस रीजन में, मतलब साउथ एशिया में, एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। और इस इलाके में साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में अच्छी तरह शांति स्थापित की जा सके, और जो UN के नियम कानून है, UN चार्टर के, उसको भी फॉलो अप किया जा सके। In 2003, ASEAN moved along the path of European Union by agreeing to establish an ASEAN community comprising 3 pillars, namely, और इन्होंने 3 अपने संगठन बनाए, जैसे आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, ये किस लिए बना, ताकि जो आसियान के मेंबर हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो साउथ ईस्ट एशियन देश हैं उनका डेवलपमेंट, उनका आर्थिक विकास के लिए। और आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी, ताकि जो साउथ ईस्ट एशियन देश हैं उनका सामाजिक या उनका जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट है वो भी सुनिश्चित किया जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट दीज 3 रिमेंबर। नाउ लेट अस फर्स्ट सी ASEAN Security Community. It is based on the conviction that outstanding territorial disputes should not escalate into armed confrontation. तो ये इसलिए बना कि भाई जो भी साउथ एशियन देश हैं, अगर उनके बीच में कोई मसला है, साउथ ईस्ट एशियन देशों के बीच में कोई प्रॉब्लम है आपस में, तो मतलब कोई सिक्योरिटी रिलेटेड या टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ज़मीन से रिलेटेड, बॉर्डर से रिलेटेड, तो उसको आपस में बैठ के सुलझाएंगे और उस पर मतलब कि बंदूकें या लड़ाई नहीं करेंगे। बाय 2003 दो वेरियस एग्रीमेंट्स मेंबर स्टेट एग्रीड टू होल्ड, तो वो जो इसके मेंबर थे वो एग्री करे किस चीज़ पे, कि पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफियरेंस एंड रेस्पेक्ट। किन देशों की, जो आसियान के मेंबर हैं और जो साउथ ईस्ट एशिया में, वो देश आपस में एक दूसरे की में शांति स्थापित, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफियरेंस या रेस्पेक्ट, वो सब चीज़ें स्थापित करेंगे और एक दूसरे की संप्रभुता की भी रेस्पेक्ट करेंगे। द आसियान रीजनल फोरम, वेरी इंपॉर्टेंट, which was established in 1994 is the organization that carries out coordination of securities and foreign policy. ये संगठन इसलिए बनाया गया था ताकि इस रीजन में सिक्योरिटी या जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अच्छा किया जा सके और आपस की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा जा सके। ASEAN Economic Community. The objective is to create a common market and production base within ASEAN states and to add social economic development in the region. ये किस लिए बनाया गया, ताकि इस इलाके में विकास को क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके, आर्थिक विकास को, साउथ ईस्ट एशियन देश जो हैं वो अपना डेवलपमेंट क्या कर सके, तेज कर सके। इट एम्स टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट, और जो आपस में आसियान के मसले हैं, आर्थिक डिस्प्यूट्स हैं या जो जैसे भी बॉर्डर इश्यूज़ हैं या और कोई प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट की जा सके। मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स,
इट हैज़ फोकस ऑन क्रिएटिंग फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, और इनका मेन फोकस ये भी था कि जो साउथ ईस्ट एशियन देश है उसमें फ्री ट्रेड एरिया हो कि आपस में जो साउथ ईस्ट एशियन देश हैं वो एक दूसरे के देश में व्यापार कर सकें अच्छे से फ्रीली और कोई टैक्स ना लगे। As the whole economy of ASEAN region is growing faster than यूरोपियन यूनियन, यूएस और जापान, और आज देखो ये देश इतनी तरक्की कर रहे कि यूरोपियन यूनियन, यूएस और जापान भी इनसे क्या है, पीछे है ग्रोथ के मामले में, ग्रोथ परसेंटेज के मामले में। ASEAN सोशो कल्चरल कम्युनिटी, its Vision 2020 has defined an outward-looking role for ASEAN in the international community. This builds on the existing ASEAN policy to encourage negotiation over conflict in the region. अब देखो ये जो कम्युनिटी है इसका मेन मोटो ये है कि जो आपस में इन देशों में अगर किसी तरह का विवाद है या और कोई प्रॉब्लम है वो ये आपस में बैठ के सॉर्ट आउट कर लें और चीज़ों के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आसियान हैज़ मेडिएटेड द एंड ऑफ द जैसे कम्बोडियन कन्फ्लिक्ट हुआ या ईस्ट तैमूर क्राइसिस, और इनकी मीटिंग भी एनुअली होती है ईस्ट आशियान कोऑपरेशन में ताकि डिस्कस किया जा सके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको। तो देखो ये एक अच्छी चीज़ है कि रीजनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं ताकि क्या हो सके उस इलाके में, साउथ ईस्ट एशियन वाले इलाके में शांति बरकरार रहे और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये एक अच्छी चीज़ है। इन रिसेंट टाइम इंडिया आल्सो स्टार्टेड मेकिंग लाइक ट्रेड रिलेशन, हमने भी हाल फिलहाल में अपने रिलेशंस बनाने शुरू करे व्यापारिक विद आसियान नेशन लाइक मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ। ASEAN and India. During the Cold War years, India foreign policy did not pay adequate attention to ASEAN. जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम हमने ज़्यादा फोकस आसियान पे नहीं दिया था क्योंकि उस टाइम हमारा मेन मोटो ये था यूएस कैपिटलिज्म या सोशलिज्म को फॉलो अप करना, तभी तो विकास हो सकता था। अच्छा उस दौरान इन देशों के पास भी रिसोर्सेज कम थे या डेवलपमेंट कम था, तो इनके साथ जुड़ने का उस टाइम कोई फ़ायदा भी नहीं था। एडुकेट अटेंशन टू आसियान बट इन रिसेंट ईयर, पर हाल फिलहाल में जो इंडिया है वो आसियान की तरफ और ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इंडिया इज़ आल्सो ट्राइंग टू साइन FTA विद आसियान, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट भी हम इनके साथ क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि साइन हो जाए ताकि हमारा और इनका व्यापार क्या हो, बढ़े। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Let us now turn to the third major alternative center of power and our immediate neighbor, that is China. आओ अब दुनिया के जो तीसरा अल्टरनेटिव है या तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है, उसके तरफ बढ़ते हैं क्योंकि पहला तो यूएसए हो गया, दूसरा यूरोपियन यूनियन और तीसरा चाइना। चाइना और हमारा नेबर भी है ये, तो इसलिए हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके साथ रिलेशन बनाना या इसके साथ अपने रिलेशंस को अच्छे रखना। China's economic success since 1978 has been linked to its rise as a great power. क्योंकि आप जानते हो चाइना ने अपने यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978 में लाया था, ये याद रखना आप। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर वो 1958 और ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1965 में लाया था, पर इकोनॉमिक रिफॉर्म अपने यहाँ 78, पाकिस्तान 88 और हम कब लाए 1991 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसकी वजह से चाइना ने बहुत तरक्की करी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। चाइना इज़ द प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएसए, और 2040 तक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है। इट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू रीजन मेक्स इट ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ, और क्योंकि उस इलाके में यही सब कुछ है, क्योंकि ये बड़े संख्या में व्यापार करता है इस इलाके में ईस्ट एशियन जो देश हैं, आसियान वाले मेनली, thereby giving it enormous influence in the regional affairs, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा दबदबा और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है साउथ ईस्ट एशियन देशों के इंटरनल अफेयर्स में। द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर विद अदर फैक्टर्स सच एज, अच्छा एक तो इसका देश बहुत बड़ा 96 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, वो भी इसके लिए एक अच्छी चीज़ है। पॉपुलेशन इसके पास बहुत ज़्यादा है, लैंड मास बहुत ज़्यादा है, रीजनल लोकेशन अच्छे रीजन में इसका ज्योग्राफी है, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्योंकि आप जानते हो कम्युनिज्म है जनरली एट इट्स टू पावर इन द सिग्निफिकेंस वे,
इसीलिए इसका दबदबा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और इसका इन्फ्लुएंस भी इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, बहुत ज़्यादा है। चाइना हैव अडोप्टेड सोवियत मॉडल, कम्युनिज्म वाला वही। द मॉडल वे वाज टू क्रिएट अ स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर। और इनका मेन मोटो क्या था कि भाई सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करे, देश की सरकार। फ्रॉम द कैपिटल एंड अकुमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, कैपिटल सेक्टर का डेवलपमेंट देश की सरकार सुनिश्चित करे। हालांकि हमने देखा, देखो रशिया में कम्युनिज्म था और रशिया की सरकार ने सारी फैक्ट्रीज अपने हाथ में होल्ड कर रखी थी, पर परिणाम स्वरूप क्या निकला, वहाँ पे क्या हुआ, लार्जेस्ट गैरेज सेल, आपने सुना भी, पढ़ा भी होगा। तो चीज़ें अगर कम्युनिज्म या फ्रीडम नहीं दिया जाएगा तो चीज़ें क्या होता है, नेगेटिव वे में आगे बढ़ती हैं फिर, और प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। This model allowed China to use its resources to establish the foundation of an industrial economy on a scale that did not exist before. और वो व्यवस्था जो पहले चाइना के अंदर नहीं थी, अब चाइना उस बेस पे अपने देश का विकास कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वाज एश्योर्ड। कम्युनिज्म में तो यही होता है कि रोजगार और सामाजिक जो विकास है वो सरकार सुनिश्चित करेगी। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वाज एश्योर्ड टू ऑल सिटीजन्स एंड चाइना मूव्ड अहेड ऑफ मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। इसीलिए चाइना जो है आज दुनिया में बहुत डेवलपिंग देशों में तो है ही नहीं, डेवलप्ड में ही मान लो, क्योंकि जब यूएसए के बाद यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन के बाद ये है। ठीक है, इन एजुकेटिंग इट्स सिटीजन, एजुकेशन लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है, एंड इंश्योरिंग बेटर हेल्थ फॉर देम। और वहाँ पे ये व्यवस्था भी है कि वो अपने देश को अच्छी हेल्थ दे पा रहे हैं। चाइना हैज़ फेस्ड क्राइसिस सेम एज फेस्ड बाय यूएसएसआर की तरह चाइना पे भी मंदी आई थी। द चाइनीज़ लीडरशिप टुक मेजर डिसीजन, तभी तो 1970s में, मतलब 1978 की बात कर रहा है, क्या लेके आए वो, इकोनॉमिक रिफॉर्म। चाइना एंडिड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द, और 1972 में जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इन्होंने मतलब कि राजनीतिक या आर्थिक जो समस्याएं थी उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, क्योंकि देखो हर देश चाहता है अपना विकास करना, किसी न किसी वे में आगे बढ़ना। प्रीमियर जोउ इनलाई, इनका नाम याद रखना। प्रपोज्ड द फोर, तो इन्होंने 4 चीज़ें कही कि अगर विकास करना है, मॉडर्नाइजेशन करनी है, खेती को मॉडर्न करो, देश का विकास होगा, क्योंकि एग्रीगेरियन देश है चाइना भी। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और मिलिट्री का। 1973 में कहा इन्होंने। 1978 तक आते आते डेंग जियोपिंग अनाउंसड ओपन डोर पॉलिसी, मतलब वही इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978 में चाइना में आए। वेरियस पॉलिसीज आर अडोप्टेड, लाइक जैसे क्या क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982, या प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन 1982, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए ताकि विकास किया जा सके। मेनली स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा ताकि सरकार उस इलाके में सस्ती ज़मीन या वो सब चीज़ें दे सके और डेवलपमेंट बढ़ा सके, सो दैट फॉरेन इन्वेस्टर कुड सेटअप एंटरप्राइज। और किस लिए दिए गई थी ये सब चीज़ें, ताकि उस इलाके में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हेल्प द चाइनीज़ इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन। और जो चाइना में आर्थिक मंदी आई हुई थी वो कैसे ख़त्म हुई, जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। इसके आने के बाद चाइना के यहाँ जो आर्थिक मंदी थी वो सॉर्ट आउट हो गई। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू द रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम। और जब से उन्होंने खेती को प्राइवेटाइज किया उसके बाद से वहाँ पे तरक्की और ज़्यादा हुई। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था कम्यून सिस्टम, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत उन्होंने क्या किया था, अपने यहाँ पे 26,000 कम्यून बनाए थे कलेक्टिव फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, जिसकी वजह से चाइना के अंदर खेती का विकास ज़्यादा नहीं हो पाया था। न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन लीड टू द फिनोमिनल राइज इन द फॉरेन ट्रेड। और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए या जो और विकास की जो योजनाएं चलाई गई उसकी वजह से चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की आई और उसका विदेशी व्यापार भी बढ़ा। चाइना हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शंस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और चाइना आज दुनिया में पहली प्रेफरेंस पे आ चुका है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के उस पर। अगर हम देखें हर देश की प्रेफरेंस ये रहती है कि चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए।
चाइनाज एक्सेशन टू द WTO इन 2001 हैज़ बीन अ फर्दर, और जब से चाइना WTO का मेंबर बना या WTO में उसका अस्तित्व बढ़ा, तब से और ज़्यादा उसका दुनिया में व्यापार क्या हुआ है, बढ़ा है। आज इंडिया का ही देख लो आप, 2005 के बाद से लगातार हम इतनी बड़ी संख्या में चाइना से क्या कर रहे हैं, सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व का आउटफ्लो क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इनफ्लो, इफ़ आई टॉक अबाउट चाइना। While the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefit of the region. अब देखो, चाइना की तरक्की तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई और चाइना का विकास भी हुआ, सब कुछ हुआ, पर जिस इलाके में चाइना है या उस रीजन के देशों को चाइना के डेवलपमेंट का ज़्यादा बेनिफिट नहीं पहुंचा। जैसे, या चाइना के अंदर ही लोगों को सबको विकास नहीं पहुंचा क्योंकि अमीर तक ही विकास सुनिश्चित रहा। Environmental degradation, corruption, and unemployment have increased beside a rise in economic inequality between rural and urban resident and coastal inland provinces. एक तो बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए क्योंकि डेवलपमेंट करना था, और चाइना में करप्शन भी है, कम्युनिस्ट पार्टी का सब कुछ होल्ड है, बेरोज़गारी, या आस पास के इलाकों में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे मेनली क्या है, चाइना का डेवलपमेंट कुछ मतलब कि कह सकते हैं आप, लोगों के हाथ तक ही क्या रहा, सुनिश्चित रहा, कुछ लोगों तक ही पहुंचा, सब तक नहीं वो पहुंच पाया। चाइना हैव इट्स आउटस्टैंडिंग इश्यूज, जैसे जापान के साथ, USA, आसियान, रशिया के साथ उसके इकोनॉमिक मुद्दे हैं या इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जैसे USA और चाइना का ट्रेड वॉर है, या जापान के साथ उसके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, वो सब चीज़ें आज भी क्या हैं, बनी हुई हैं। Fears of China's rise have also been mitigated by its contribution to the stability of the ASEAN economies after the 1997 financial crisis. और चाइना का बढ़ना लगातार से ही क्या हुआ है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन के रहा है। हालांकि 1997 में जब आसियान में फाइनल क्राइसिस आए थे, उसके बाद से चाइना और ज़्यादा तेज़ी से आसियान या और देशों की तरफ उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा है, चाहे ताइवान के उसमें केस में देखें हम या और जो मामलों में देखें। इट्स मोर आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट, और आउटवर्ड लुकिंग तो उसकी इन्वेस्टमेंट है ही, जैसे वो देखो आप, पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, ठीक है ना। एंड एड पॉलिसीज़ इन लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका के देश, साउथ अमेरिका के देश वो हैं, जैसे ये कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये साउथ लैटिन अमेरिका कहा जाता है इनको। इन देशों में चाइना क्या हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में फंडिंग इन्वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका के साथ भी उसकी सिचुएशंस या उसके लिंक्स क्या हैं, ख़राब हो रहे हैं। एंड अफ्रीका एंड इंक्रीजिंगली प्रोजेक्टिंग, अफ्रीका में बहुत बड़ी संख्या में पैसा लगा रहा है इट्स एज अ, और इसीलिए वो ग्लोबल प्लेयर के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में उभर के सामने आ रहा है। India-China relations. India and China were great power in Asia before the advent of Western imperialism. जब ब्रिटेन के आने से पहले या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से पहले इंडिया और चाइना एशिया में बहुत अच्छा मतलब रुतबा और दबदबा रखते थे। चाइना हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑन द पेरिफेरी ऑफ इट्स बॉर्डर बेस्ड ऑन इट्स यूनिक ट्रिब्यूटरी सिस्टम। चाइना का तो कंट्रोल आज भी है, और इवन चाइना की तो पॉलिसी क्या है, धीरे धीरे यही है, स्प्रेड आउट करने। वेरियस किंगडम्स एंड एम्पायर्स इन इंडिया आल्सो एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स। ठीक है, हमारे यहाँ के राजाओं ने भी शुरुआत में धीरे धीरे अपने फैलाव की कोशिश शुरू की। इवन आप देखो, इंडिया अफ़गानिस्तान के कंधार तक था। पर आज जो है, या जो इंटरनल डिस्प्यूट्स थे, या मुस्लिम लीग ने देखो आप, एम्प्यूटेड इकोनॉमी बन गए हम 1947 में। In the 20th century, when both nations confronted each other, they had some difficulty involving a foreign policy to deal with each other. पर आज के दौर में देखो आप, चाइना और हमारे रिलेशन क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी अलग तरह की है और चाइना की पॉलिसी अलग तरह की है। चाइना की मेनली पॉलिसी है कि अपना फैलाव करो, दूसरे देश के इंटरनल बॉर्डर्स में एंट्री, या वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस बोथ स्टेट्स वर इन्वॉल्व इन डिफरेंस, और जैसे ही दोनों देश आज़ाद हुए, हम 1947 में और चाइना 1949 में,
हमारे और उसके बीच के डिफरेंसेस क्या होते गए, लगातार बढ़ते गए, जिसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस और ज़्यादा आ गई। टेक ओवर ऑफ द तिब्बत या तिब्बत का इशू देख लो जो चाइना ने किया है, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ठीक है, सीनो इंडियन बॉर्डर पे जो हमारा बॉर्डर तिब्बत के साथ है उस इलाके में चाइना एंड इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ बॉर्डर कन्फ्लिक्ट इन 1962 में भी बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हुए। अरुणाचल प्रदेश या अक्साई चीन वाला इलाका जो जम्मू कश्मीर के ऊपर है। तो ठीक है भाई, मान लो चाइना की अगर हम बात करें, वो अपना डेवलपमेंट करना चाहता है और आगे भी बढ़ना चाहता है, ठीक है, पर दूसरे की टेरिटरी या दूसरे के बॉर्डर को इन्फ्लुएंस करके, या जैसे आप गलवान घाटी की घटना जानते हैं, वो सब चीज़ें करके डेवलपमेंट करना वो कहाँ तक ठीक है, दूसरे देश को नुकसान पहुँचाना। द कन्फ्लिक्ट ऑफ द 1962 इन विच इंडिया सफर्ड मिलिट्री रिवर्सेस हैड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया चाइना रिलेशंस। और 1962 की लड़ाई से इंडिया और चाइना के संबंधों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और आज तक ठीक नहीं हुए। डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेडेड हो गए, 1976 तक ऐसे ही रहे, मतलब बेकार रहे। आफ्टर द चेंज इन इंडिया इन चाइनाज पॉलिटिकल लीडरशिप, जब चाइना के अंदर बदली 1970s में, इंडिया और चाइना के रिलेशन दोबारा से सुधरने शुरू हुए थे। पर फिर से जब से जी जिनपिंग आया है, ये जो इस वक्त है, इसने और समस्या कर रखी है। क्योंकि पाकिस्तान का मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का विकास करे, जो भी करना है करे पाकिस्तान के साथ, पर एटलीस्ट हमारे साथ तो उसको रिलेशन बना के रखने चाहिए, क्योंकि हम भी तो उसके एक बड़े इंपोर्टर के रूप में उससे माल इतना इंपोर्ट करते हैं। अ सीरीज ऑफ टॉक्स टू रिजॉल्व द बॉर्डर इश्यूज 1981 में शुरू हुई वार्तालाप इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया एंड चाइना नाउ हैव अ स्ट्रेटेजिक एज वेल एज इकोनॉमिक डायमेंशंस भी हमारे और उनके। बोथ व्यू देमसेल्फ एज राइजिंग पावर, इंडिया भी राइजिंग पावर है और चाइना भी। इन ग्लोबल पॉलिटिक्स में बोथ वुड लाइक टू प्ले अ मेजर रोल इन द आसियान इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। और आसियान के देशों में चाइना का भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और हमारा भी। जैसे राजीव गांधी विजिट टू चाइना इन दिसंबर 1988 प्रोवाइडेड द इम्प्यूट्स फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन। तो राजीव गांधी जी जब चाइना गए थे ताकि क्या किया जा सके, चाइना और इंडिया के रिलेशन सुधारा जा सके, उनमें वो शुरुआत थी उस दौर की। इंडिया एंड चाइना आल्सो साइंड एग्रीमेंट्स ऑन कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ओपनड फॉर बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड किया है। पर फिर भी चाइना आए दिन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है, ठीक, बट हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे और चाइना के रिलेशन धीरे धीरे क्या हों, इम्प्रूव हों और अच्छे बने। Recently, both countries have agreed to cooperate with each other in areas that could otherwise create conflict between two, such as bidding for energy deal abroad. तो हाल फिलहाल में चाइना और हमने अपने रिलेशंस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। जैसे ये एनर्जी डील्स के ऊपर चाइना भी मतलब प्राइस ऑफर करता है, ठीक है, और हम भी। और कई बार क्या होता है कि चीज़ें फिर कन्फ्लिक्ट पे हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम प्राइस ऑफर कर देता है, फिर वो ऑर्डर नहीं मिल पाता तो समस्याएं बढ़ती हैं। इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लिंक कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड ग्लोबल कंसर्न शुड हेल्प इस्टेब्लिश अ मोर पॉजिटिव एंड साउंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन उनके साथ अच्छा करें या वो हमारे साथ करें और हमारा व्यापार बढ़े, तो ये दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि दोनों देशों की ज़रूरतें ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। इवन इंडिया का इंपोर्ट तो उनसे ज़्यादा है, तो इसीलिए उनको ज़रूरत है कि वो हमारे साथ फॉरेन रिलेशन अच्छे बना के रखें, क्योंकि उनकी देश में बहुत ज़्यादा इनफ्लो होता है फॉरेन रिजर्व का हमारी वजह से, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। रिसेंटली द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज टेकन अ डाउन स्लाइड। अब फिर दोबारा से वो ख़राब होने शुरू हुए हैं संबंध, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है यूएन में या काउंटर टेररिज्म में, वो सब चीज़ें जो चाइना करता है, या गलवान घाटी वाली घटना, उसकी वजह से चाइना और हमारे रिलेशन और ख़राब हुए हैं अच्छे होने की बजाय। उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे।
आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने बस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं भी एक लर्नर ही हूँ। आप स्वस्थ रहिए, इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, यही हमारी मनोकामना है। और अगर कहीं पे ग्रामेटिकल एरर है या फिर कोई चीज़ अगर मिस्टेक लिखी गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।